नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो किसान आंदोलन खत्म हो गया है, इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया है, लेकिन सवाल बाकी, संघर्ष बाकी, ऐसा किसानों का कहना। सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में आपको यह बता दें कि ये आंदोलन हो कहां रहा था और कितना विराट रूप ले लिया था इसने, और हम आपको सिर्फ एक बॉर्डर के बारे में बताएंगे। ऐसे 3-4 बॉर्डर थे, लेकिन एक बॉर्डर जो सिंघू बॉर्डर है उसके आपको दृश्य दिखाते हैं मैप के जरिए कि जो सिंघू बॉर्डर है, जब आप चंडीगढ़ जाते हैं तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो हाईवे है, उस हाईवे के बीच में किसान बैठे हुए थे। फुल फ्रेम चले जाएं इस मैप पर और उससे फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये शुरू कहां से हुआ। तो ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, और नीचे आते हैं और तेजी से नीचे आते हैं। जैसे कि आप देखें यहां पर लगातार ये सब अलग अलग जगह जगह पर टेंट लगे हुए हैं। वो ऊपर आप देख रहे हैं, जिस सफेद रंग का आप टेंट देख रहे हैं, ये पुलिस का टेंट है। और इससे भी करीब 1 किलोमीटर और नीचे अगर आप आएंगे टुवर्ड्स दिल्ली, तो सब दिल्ली पुलिस द्वारा ही घेर करके रखा गया है, करीब 1 किलोमीटर, 1 आधा किलोमीटर। उसके बाद अब ऊपर चलते हैं। आप जब ऊपर आएंगे तो ये दिल्ली पुलिस का टेंट, इसके बाद फिर किसानों का टेंट, और फिर यहां पर ये जो आप देख रहे हैं लंबा सा सफेद रंग का, ये है सिंघू बॉर्डर स्टेज। यहीं से सारे ऐलान होते, यहीं से सारे किसान नेता जो हैं वो अपनी बात कहते, यहीं पर अरदास होती है सुबह शाम, यहीं पर लोग बैठते हैं सुनने के लिए। तो मुख्य केंद्र जो है वो ऐलान का वो ये है, ये मंच है संयुक्त किसान मोर्चा का, किसान आंदोलन का, सिंघू बॉर्डर पे। इसी मंच के पास ही वो दुखद घटना हुई थी, दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें एक आदमी का हाथ काट दिया था और उसको बैरिकेड से उल्टा टांग दिया था। वो भी यहीं हुआ था। अब आइए और चले। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टुवर्ड्स चंडीगढ़ जब आप जाते हैं तो पूरी सड़क पर किसानों के टेंट लगे हुए हैं। ये है आंदोलन का गढ़। इसी के बीच में किसान ट्रैक्टर लेकर के घूमते थे। इसी में एक वॉकिंग गैलरी थी, लाइब्रेरी, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, सब इसी के अंदर है। और ये लगातार चलता रहता है, मतलब टुवर्ड्स चंडीगढ़ आप चलते रहें चलते रहें चलते रहें तो आप देखेंगे कि आपको लगातार टेंट दिखते रहेंगे। ये सड़क पर टेंट ही टेंट है हर तरफ। आप चंडीगढ़ की ओर अगर जाते रहें तो आप देखेंगे कई कई किलोमीटर तक ये टेंट चलते ही जा रहे हैं। और थोड़े से कुछ किलोमीटर आगे जाकर के सड़क का एक हिस्सा खोल दिया गया है, तो आप ऐसे घूम करके जाएं और उसके बाद आप इस सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन उस सड़क पर आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक और उसके आगे भी किसानों के ये टेंट दिखते रहेंगे। इतना बड़ा आंदोलन, इतने दिन तक चला हुआ आंदोलन अब आज खत्म हो गया है। और हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान, ये जितने टेंट्स जो कि गूगल मैप्स में आप देख सकते हैं, गूगल अर्थ में देख सकते हैं, ये अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। और 11 दिसंबर को औपचारिक रूप से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा और किसान वापस अपने अपने गांव चले जाएंगे। यानी कि ये टेंट उठ जाएंगे और ये सड़क वापस चल पड़ेगी। अब आइए जल्दी से आपको एक टाइमलाइन बता दें कि हुआ क्या, और ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना लंबा चला ये आंदोलन। तो 5 जून 2020 को केंद्र ने 3 कृषि कानून लागू किए। 14 सितंबर 2020 को संसद में अध्यादेश लाया गया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में अध्यादेश पास हो गया। 20 सितंबर 2020 को ध्वनि मत से राज्यसभा में अध्यादेश पास। 27 सितंबर 2020 को कृषि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये एक कानून भी बन गया। इसके बाद आइए अब बात करते हैं 25 नवंबर 2020 की, जब किसान संगठनों का दिल्ली चलो का आह्वान हुआ। 26 नवंबर 2020 को किसानों पर वाटर कैनन या आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 3 दिसंबर 2020 सरकार किसानों की पहले दौर की बातचीत हुई। 5 दिसंबर 2020 दूसरे दौर की बातचीत हुई। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाई और 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों में झड़प हुई और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, कितनी भयानक थी कि लाल किले पर कुछ लोग चढ़ गए किसानों के नाम पर और वहां पर उन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की। वो सारी तस्वीरें भी हमने देखी हैं।
6 मार्च 2021 को दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हुए। जुलाई 2021 को जंतर मंतर पर किसान संसद लगी। 28 अगस्त 2021 को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। इस सब के दौरान अब किसान और सरकार के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। 7 और 9 सितंबर को करनाल में किसानों ने एक मिनी सचिवालय जो है वहां पर उसको घेर लिया। 11 सितंबर 2021 को हरियाणा सरकार जांच को तैयार हो गई और प्रदर्शन खत्म हो गए। 3 अक्टूबर 2021 को, ये जब प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, ये वो मिनी सेक्रेटेरिएट के पास के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में 4 किसानों की गाड़ी से कुचलकर मौत हुई। 3 अक्टूबर को ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर यह आरोप लगा कि उन्होंने किया है ये। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिश्चित काल तक आप सड़क नहीं रोक सकते। 29 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए, तब यह हुआ कि कहीं आंदोलन खत्म होने वाला है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ, जिसमें उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई होगी कि हम मना नहीं पाए, लेकिन अब हम वापस ले रहे हैं। 29 नवंबर को कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, यानी कि कानून वापस हो गए। 4 दिसंबर को सरकार से चर्चा के लिए किसानों ने एक कमेटी बनाई। 7 दिसंबर यानी कि अभी हाल फिलहाल सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा। 8 दिसंबर को किसानों ने सरकार का प्रस्ताव मान लिया। 9 दिसंबर यानी कि आज किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। लेकिन अब आगे क्या, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों का यह कहना है कि यह मत समझ लीजिए कि हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं तो संघर्ष खत्म हो गया है। उनका कहना है कि 11 दिसंबर को हम दिल्ली की सीमाओं को खाली करके वापस जाएंगे। 13 दिसंबर को हम स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। लेकिन 15 जनवरी 2022 को दिल्ली में किसानों की एक समीक्षा बैठक भी होगी कि जो जो वादा किया है कागज पे लिख के, पेन टू पेपर जो किया है सरकार ने, उस पर अमल भी कर रही है या ऐसे ही हटाने के लिए बोल दिया, तो उसकी समीक्षा बैठक भी होगी 15 जनवरी 2022 को। तो सवाल इंडिया का में जो बड़े सवाल हैं वो हैं ये, किसान आंदोलन खत्म लेकिन संघर्ष अभी भी जारी। किसान बोले आगे बात नहीं मानी तो दोबारा आएंगे। कृषि कानून की वापसी के बाद आगे का रास्ता क्या? देखिए, रिफॉर्म्स एक बड़ा मुद्दा है। कानून वापस हो गए लेकिन आगे का रास्ता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, 5 राज्यों में चुनाव हैं, आंदोलन वापसी का चुनावी असर क्या होगा? सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगियों के पास जाकर के, जो लगातार साल भर से ऊपर से अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर के किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला और रवि रंजन शुक्ला दोनों हमारे साथ हैं। सौरभ, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। सिंगू बॉर्डर में जरा आप एक बार हमको टहल करके दिखाएं कि वहां अभी किस किस्म का नजारा है, टेंट हट रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त तो टेंट हट रहे थे, अभी रोक करके इस समय पार्टी चल रही है। ये देखिए, हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसान जो है ट्रैक्टरों पर हैं और गाने बज रहे हैं और यहाँ पर भंगड़ा पाया जा रहा है। और ये लगभग जैसे ही 2:30 बजे करीब ऐलान किया किसानों ने, तो किसानों ने यहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया। देखेंगे ट्रैक्टरों पर चढ़े हुए हैं किसान युवा, नीचे किसान बुजुर्ग, और यहाँ पर पूरा भंगड़ा जो है माहौल है। ये पार्टी आपकी भंगड़ा कब तक चलता रहेगा? ये चलेगा, अब तो बहुत लंबा चलेगा, मगर जो 11 तारीख की हमारी फतेह यात्रा है वो हम निकालेंगे। हमने बहुत 1 साल से कोई भी दिन त्योहार नहीं मनाया, अब हम बहुत जश्न से 11 तारीख वाला जो समागम है वो हम मनाएंगे, क्योंकि हम ये जो जीत है वो हमारे उन लोगों की जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट की सहयोग किया। आपका मास्टर सबसे बेहतरीन स्टेप है, वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। ना जी, एटी गड़ी गाना पहला है। आपको भी नचवा रहे हैं ये लोग? जी जी जी, अभी तो आज तो बहुत खुशी का दिन है। 1 साल का संघर्ष का परिणाम आज मिला है। इस जीत के लिए मैं देशवासियों को बधाई देती हूँ, किसान मजदूर पूरे किसानों को बधाई देती हूँ। और महिलाएं जो है बहुत बधाई की पात्र है। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 1 साल संघर्ष किया, 1 साल से ज्यादा। वो 1 साल का समय आसान नहीं था, तो आज की खुशी हम बता नहीं सकते हैं कि इस तानाशाह सरकार को हमने झुका दिया है, किसानों ने झुका दिया है, जो आज तक किसान नहीं मानते थे। आप थोड़े से, आप भी इनके साथ बराबर आज पार्टी चलने वाली है। देखिए, ये तो सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हमने 1 साल से लगातार संघर्ष किया है उसकी जीत का आज जो ऐलान हुआ है, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी वार्म अप कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार का जश्न होगा।
हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि ये हमारे इतिहास के सुनहरी पन्नों के अंदर ये लिखा जाएगा, सुनहरी अक्षरों के अंदर लिखा जाने वाला ये चीज है। हमारे फ्यूचर की लड़ाई हम जीते। ये वार्म अप है, ये वार्म अप है जी, अभी वार्म अप है, अभी तो वार्म अप कर रहे हैं। घंटे से वार्म अप चल रहा है जी जी, अभी 2 दिन अब चलना है ना, अभी 2 दिन 2 नाइट पड़ी है हमारे पास, 15 दिन चलेगा यहाँ पे। लड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। फुल एंजॉय चलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो है किसान अपने ट्रैक्टरों में खड़े हुए हैं, संकेत, और यहाँ पर जश्न चल रहा है और लगातार जो है यहाँ पर किसान थिरक रहे हैं। देखिए बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर शामिल हैं, युवा किसान भी हैं और जश्न यहाँ पर लगातार जारी है। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं। कब तक चलेगा आजादों का नृत्य, कब डांस कब तक चलेगा आप लोग? जश्न कब तक? ये तो पूरी रात चलेगा, पूरी रात चलेगा। कब जाओगे घर, कब जाओगे घर को देखेंगे। 1 साल हो गया जहाँ पे रहते को, 2-4 दिन और लगने का कोई बात नहीं, पूरा बंद करके जाएंगे। दिल्ली वालों को मालूम पड़ जाएगा, कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की है। अभी तो पंजाबी आए हैं, अभी तो दिल लग गया यहाँ पे, अभी नहीं जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें जो है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं संकेत अपने दर्शकों को, और आप देखिए यहाँ तक आप चलेंगे तो लगातार यहाँ पर जो है किसानों के जो टेंट हैं ये पैकिंग भी इनकी शुरू हो गई है। अंदर यहाँ पर अपनी गाड़ियों में ऐसे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जश्न हाथ हिलाते हुए लगातार जारी है। ज़्यादातर किसान जो है यहाँ पर आपको दिखाएंगे संकेत, यहाँ से सामान अपना अपना अब समेट लिया है इन्होंने, ऑलमोस्ट अपने पैकअप कर लिया। आप देखेंगे यहाँ से इन्होंने एक टेंट था जिसको हटा लिया है। आप देखेंगे लगातार जितने भी आपको टेंट्स नजर आएंगे इसमें पैकिंग शुरू कर दी है किसानों ने, और धीरे धीरे सामान अपना बांध कर ये लोग, इनका कहना है कि 11 तारीख को यानी परसों से ये लोग वापसी जो है शुरू कर देंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे तमाम किसान जो है अभी यहाँ से सब लोग जो मेन स्टेज है वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस समय मेन स्टेज जा रहे हैं जहाँ पर 5:30 बजे किसानों की अरदास होगी। उसके बाद जो है औपचारिक तौर पर ये लोग जश्न का ऐलान करेंगे संकेत, और इनका कहना है कि पंजाब हरियाणा वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं तो जश्न भी लंबा चलेगा। कल इसलिए इन्होंने वापसी नहीं शुरू की क्योंकि कल जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ थे उनकी अंत्योष्टि है, तो इसलिए कल वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 11 तारीख को जश्न करते हुए वापस जाएंगे। तो फिलहाल सिंघी बॉर्डर में जो अपने तंबू या उखाड़ रहे थे उन्होंने अपने वो तंबू उखाड़ने बंद कर दिए हैं। कह रहे पहले हम लोग जमकर नाचेंगे, उसके बाद तंबू उखाड़ेंगे और फिर जाएंगे वापस। संकेत ठीक है सौरभ शुक्ला, आप गाते भी बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी सुर में सुर मिला बैठे, मन तो कर रहा होगा, क्यों नहीं? वो देखिए वो बहुत ज़रूरी है। देखिए बुजुर्ग किसान भी हैं यहाँ पर, गाने की तो बात है कि गायक कभी धीरे धीरे आना शुरू करेंगे यहाँ पर। बब्बू मान यहाँ पर आएंगे, तमाम गायक जो है पंजाब से निकल पड़े हैं, तो ताकि जो 11 तारीख को जाएं वापस तो बब्बू मान या दूसरे बड़े सिंगर्स हैं वो भी यहाँ पर आए और उनको गाते नाचते हुए ले जाने का प्लान है। तो फिलहाल तो अभी रिपोर्टिंग से ही काम चला लेते हैं संकेत, और देखते हैं कि परसों क्या होता है। परसों अगर मौका मिलेगा तो ऑफ कैमरा तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है गाना भी। मैं सुनूंगा जरूर ऑफ कैमरा, क्योंकि सब दर्शकों को बता दें सौरभ शुक्ला गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। रिपोर्टिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं और गाते भी बहुत अच्छा है। रवीश रंजन शुक्ला बहुत गंभीर लग रहे हैं। रवीश भाई, वहां तो जश्न का माहौल है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है, जरा बताइए। आज देखिए संकेत, अभी गाजीपुर बॉर्डर के जो लीडर हैं, इनके जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो अभी फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आज सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि वो इस फ्लाईओवर के दूसरी ओर साइड में हैं, चूंकि नेटवर्क की दिक्कत है तो इसकी वजह से हम ये दूसरी साइड में हैं, तो हम वो भीड़ आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 तारीख के बाद से ये लोग यहाँ से हटना शुरू होंगे, चूंकि यहाँ पर काफ़ी टेंट हैं, तंबू हैं, तो इनको हटाने में वक्त लगेगा। ये गौरव टिकैत हैं जो कि नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के जो कि बड़े भाई हैं, उनके बेटे हैं, 1 साल से यहाँ पर बैठे हुए थे। इनसे भी थोड़ा बात करते हैं गौरव जी से कि चूंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। एक थोड़ा सा मिनट। अच्छा गौरव, ये बताइए कि इतना बड़ा आंदोलन चला, जीत आप लोगों को हासिल हुई, अब उसके बाद क्या आखिर? ये तो 35 साल से चल रहा है ये आंदोलन तो। अच्छा। और ये तो भाई इस वाली सरकार में देखा कि 1 साल भी आंदोलन चलते होंगे, लेकिन किसान तो लड़ाई लड़ता आ रहा है, संघर्ष करता आ रहा है, तो आगे भी जारी रहेगी। अच्छा। भाई किसान का ऐसा तो है नहीं कि राम राज आ जाएगा। हाँ, किसानों के लिए तो संघर्ष, आने वाले दिन भी संघर्ष है भाई। उसके लिए तो पिछले साल का गन्ने का पेमेंट 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है अब भी बकाया।
बुरी हालात है। तो ये तो एक बार कानून थे, उन्हें थोप रखे थे, उसको संघर्ष करना पड़ा। वो ये पता नहीं था कि इस तरीके की सरकारें भी होती होंगी, जो साल भर आपका साल भर भी आंदोलन होते होंगे। जी। और संकेत, जो खुद राकेश टिकैत हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि वो सिसौली तभी जाएंगे जब तीनों कृषि कानून वापस होंगे। तो राकेश टिकैत जो है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो राकेश टिकैत ने साल भर ट्रैक्टर ट्राली के अंदर ही वो यहाँ पर रहे, यहीं पर वो खाना खाते थे। मैं थोड़ी से आपको जिस ट्रैक्टर में वो रहते थे, जिस ट्राली में वो रहते थे, जिनमें उनका कैंप ऑफिस बना हुआ था, वो भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। आज उनके परिवार के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके गांव से, सिसौली से। उनकी बहन है, उनकी बेटी है, वो लोग भी जो है वो यहाँ पर अभी आने की उनकी संभावना है। तमाम सारे लोग आ चुके हैं। और अब राकेश टिकैत का ये कहना है, चूंकि चुनावी मौसम है तो अभी सरकार से लेने की बारी है। तो उनका ये भी कहना है कि चलिए, ये केंद्र सरकार से जो उनकी लड़ाई थी वो तो अब लगभग खत्म हो गई है। कृषि कानून के अवसर पर कृषि कानून वापस के संदर्भ में ये खत्म हो गई है, लेकिन अभी लड़ाई एक दूसरी है, वो है गन्ना किसानों के भुगतान की लड़ाई है। तो उस पर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो है वो उसके खिलाफ भी आंदोलन जो है वो चलाया जाएगा। ये जो कैंप है संकेत, ये जो आप देख रहे हैं जिस पर राकेश टिकैत लिखा हुआ है, ये एक ट्राली में एक कैंप बनाया गया है। यहीं पर राकेश टिकैत पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ये राकेश टिकैत का एक कैंप ऑफिस है। और अब चूंकि राकेश टिकैत 17 तारीख को हर महीने मुजफ्फरनगर में एक पंचायत होती है, तो 17 तारीख को पंचायत भी वो मुजफ्फरनगर के अपने गांव सिसौली में करेंगे। लेकिन ये आप देखिए, ये वो किसान है संकेत, और ये वो किसानों का टेंट है जहां पर इन्होंने जाड़ा, गर्मी, बरसात सारा काटा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जब मैं इधर से गुजरता था, एक सवाल रविशंकरन, आप इन किसानों से पूछ सकते हैं, लेकिन किसान एक सवाल अगर आप मेरे बिहाफ पे इनसे पूछ दें। लगातार कहाँ से आई हैं आप लोग? वसुंधरा से। वसुंधरा के लोग आजकल बड़ा तरसते हैं, यहाँ जाम बहुत लगता है। क्यों? हम तो नहीं तरसते, हम तो यहीं पर बैठे जब से आंदोलन चल रहा है। अच्छा, और क्या? वसुंधरा में रहने वाले क्या किसान नहीं है? तो हम लोग किसान हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल, हम तो साथ हैं, शुरुआत से साथ हैं किसानों के। इस थोड़ी सी परेशानी की वजह से, पहली बात तो किसानों ने किसी को परेशान किया नहीं, रास्ते रोके नहीं। और जो थोड़ी सी तकलीफ हुई, एक बहुत बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी मोटी तकलीफों से तो अगर गुजरना पड़े जनता को तो गुजर। मैं ये भी बताऊं कि तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर कंबल और सारी चीजें जो है वो इनको प्रोवाइड करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, रवीश रंजन शुक्ला, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ और रवीश दोनों खबर दे रहे हैं 2 अलग अलग बॉर्डर्स में कि वहां क्या हो रहा है। 11 दिसंबर को किसान यहां से अपना टेंट हटा करके वापस चले जाएंगे। जो स्थानीय निवासी हैं, जिनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है ट्रैफिक की वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके लिए भी एक राहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने साल भर के इस आंदोलन में आंदोलन करके अपने मन की मनवाही ली। और ये इस देश के इतिहास में एक और ऐसा आंदोलन है जहां पर किसान ने आंदोलन किया और सरकार ने सुनी। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा किसान का आंदोलन नहीं है जिसमें सरकार ने किसान की ना सुनी। ये भी उसी श्रृंखला में जाकर के जुड़ गया। लेकिन संघर्ष किसान कहते हैं आगे भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के लिए। तो आंदोलन खत्म लेकिन संघर्ष जारी। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी किसान नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले माफी, आपको थोड़ा ज्यादा समय तक इंतजार कराना पड़ा, लेकिन आज दिन ऐसा था कि किसान क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए बॉर्डरों से एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी थी और हम वही प्रयास कर रहे थे यहां पर। पुष्पेन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसानों ने आंदोलन खत्म करने की बात तो कही है, लेकिन यह बोला कि हमारा संघर्ष जारी है, रिव्यू भी करेंगे। तो हम इससे क्या माने कि अभी भी क्या भरोसे में कमी है? नहीं, देखिए, जो मूल मांग थी संकेत जी, वो एमएसपी की लीगल गारंटी की थी। एमएसपी की लीगल गारंटी ना देते हुए सरकार ने कहा है कि एमएसपी किस प्रकार से मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये कमेटी बना रहे हैं।
और इसका पहले जो है गोलमोल बात थी, बाद में इन्होंने कहा कि एमएसपी की तरफ ही इसका फोकस इस कमेटी का होगा। तो क्योंकि मूल मांग एमएसपी की लीगल गारंटी लेने की थी, कमेटी की नहीं थी, तो एक संशय की स्थिति कहीं ना कहीं किसानों के मन में अभी भी है। बाकी मांगों पे मोटा मोटी जो है सहमति बन गई है, चाहे वो मुकदमे वापसी हो या कुछ कंपनसेशन हो। कंपनसेशन में कुछ नौकरी की बात पर सहमति नहीं बन पाई थी। और एक अन्य मूल मांग जिस पर संघर्ष जारी रहेगा वो है कि भाई जो लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री जी के जीप के तले कुचले गए थे किसान, उसके लिए वो भी 120 के दोषी हैं, उसका नाम एफआईआर में उनकी बर्खास्तगी हो, गिरफ्तारी हो, वो मांग चलती रहेगी। तो अन्य मांगों पर जो है जो नहीं पूरी होंगी या नहीं हुई है उन पर संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए आंदोलन को समाप्ति की घोषणा ना करके स्थगन किया गया है, यानी कि इसको अभी फिलहाल जो दिल्ली मोर्चे हैं वहां से हटा लिया गया है और अन्य मांगों को देख करके कि किस तरीके से। नहीं, पर पुष्पेन जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी समीक्षा बैठक में संतुष्ट नहीं हुए तो ये दिल्ली मोर्चे वापस खुलेंगे? निश्चित रूप से यदि सरकार अपने बात से पीछे हटती है, ये चीज डिक्लेयर भी की गई है, या उनको संतुष्टि पूर्वक तरीके से नहीं पूरा करती है समयबद्ध तरीके से, तो संयुक्त किसान मोर्चा पुनः इस पर जो है निर्णय ले सकता है कि चलिए दोबारा से हम दिल्ली चलें। तो इसलिए हमें आशा है कि सरकार एक जेंटलमैन प्रॉमिस के तहत सारी बातों को समयबद्ध सीमा में जो तय हुई है उनको पूरा करेगी। ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाटव जी मुझे एक बात बताइए कि जो आज किया सरकार ने, आप देखिए कि सिर्फ 2 चिट्ठी में एक ऐसा माहौल बना कि समस्या से समाधान की ओर गाड़ी बढ़ गई, और यह पहल सरकार ने ही की। तो इसके लिए करीब 380 दिन रुकना क्यों पड़ा? सरकार ने पीछे के समय को देखते हुए कि किसान की जो हालत थी, तमाम बेहतर से बेहतर उपाय किए। उन्हीं उपायों में जो हमने पेंशन जो किसानों को दी जा रही है, उसके अतिरिक्त तो और कई सुधारों को लेकर के कृषि बिल बनाए। उसमें तमाम वो लाभ किसानों को मिलने जा रहे थे जिस चीज से किसान बहुत लंबे समय से वंचित था। 388 दिन जिस तरीके से ये आंदोलन चला, कुछ किसानों ने उसका विरोध किया। जब दिखाई दिया कि ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनको वो चीज जो बनाई है वो नहीं चाहिए, तो स्वाभाविक बात है उसको हटाना, वही उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन था। देने के लिए कोशिश की थी अच्छे से अच्छा, उनको नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, तो अब आपका ये तो आपने तय किया ना कि आपको नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा है जाटव जी, सवाल दूसरा है। कोई किसान, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में कोई भी किसान ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि भाई हमें सुधार चाहिए ही नहीं। लेकिन यहां पर जो किसानों का कहना है वो ये कहना है कि हर बदलाव सुधार नहीं होता, और अगर समन्वय बन जाए तो सुधार और भी कारगर सिद्ध हो। तो आपको लगता है कि सरकार बदलाव को सुधार बोल करके ठेलने की कोशिश कर रही थी? नहीं, देखिए 3 कृषि बिल जो बने, अगर आपको कहीं पर भी उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस कर रहे थे तो उसको सुधार पेश तो करते। आपने तो पहले दिन से एडामेंसी दिखाई कि हमें कृषि बिल चाहिए ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब आप उसमें कोई सुधार के विकल्प रखना ही नहीं चाहते और इतने प्रयास करने के बावजूद जब आप लोग जाटव जी, एक होता है कि समन्वय बना करके कानून लाना, और एक होता है कि कानून ले आना और उसके बाद समन्वय बनाना। यहां पर दिक्कत इस बात की थी कि ऑर्डिनेंस ले आए, उसके बाद कानून पास करा लिया और उसके बाद फिर आप समन्वय बनाने की बात कर रहे थे। बहरहाल देखिए, ऐसा है कि ये इतिहास की बात है। मेरा सवाल दूसरा है। देखिए, जो बीत गई सो बात गई, आगे देखना चाहिए। रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी नहीं चलती कभी भी। मेरा आपसे यह पूछना है कि अब आगे समन्वय बना करके सुधार के लिए कोई कानून आए, इसकी पहल सरकार कब करेगी? देखिए, ये सारी चीजें चलती रहनी है। मैं कई बार पहले भी डिबेटों में कह चुका हूं कि अगर कोई चीज रद्द हुई है तो आगे फिर दोबारा उसको सुधारने की गुंजाइशें रहती हैं। अब ठीक है, अभी मुझे तो लगता नहीं कि किसान जो है उसको बहुत ज्यादा इन सब चीजों की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से बहुत
हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, पर जाटव जी, ये तो आप ऐसे आपकी बात से ऐसे मुझे लगता है कि जैसे एक दिल में कुछ टीस सी पाले हुए हैं आपकी, ये इनको चाहिए ही नहीं, जब चाहिए ही नहीं तो हम क्यों दें। मैं नहीं जानता, पुष्पेन जी आप बताइए, क्या आप एंटी रिफॉर्म है? एक सेकंड मैं पूछ लूं, पुष्पेन जी आप क्या एंटी रिफॉर्म है? क्या आपको सुधार नहीं चाहिए? किसान तो चाहता है, यदि कुछ अच्छी नीतियां सरकार लाती है और किसानों का भला होता है, किसानों की आय बढ़ती है, उन सब चीजों का हम लोगों ने सदा स्वागत किया है। लेकिन अगर सुधारों की आड़ में आपका एजेंडा कुछ और है, या कुछ पूंजीपतियों का, या और व्यापार को, जो खाद्य सामग्री का व्यापार है उसको मुझे तो लगता है पूंजीपति और भी जीता है, किसान पूंजीपति जो है वो इस बार जीता है। अरे सुन तो लीजिए, उसके आप बाद में रेस्पॉन्ड कर दीजिएगा, धन्यवाद। तो मेरा कहना यह है कि यदि एजेंडा कुछ और है, और लोकतंत्र में एक और सिद्धांत भी पुनर्स्थापित इस आंदोलन के माध्यम से हुआ है, वो ये है कि जनता सर्वोपरि है, जनता ने आपको ताकत सौंपी है, आप जनता की मर्जी से चलेंगे, आप अपनी मनमर्जी से नहीं चलेंगे, संविधान से चलेंगे, आप सबको समावेश कर करके चलेंगे, सबकी बात सुन के चलेंगे। आप जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाएंगे, आनंद फानंद में वॉइस वोट से उसको पास करा लेंगे क्योंकि आपके पास 300 सीटें, तो ये चीज भी पुनर्स्थापित हुई है। इसके लिए लोकतंत्र और जनता की ये जीत है, सबकी जीत है, मेरा तो ये मानना। अब मेरा सवाल ये है आपसे पुष्पेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि चुनाव से ऐन पहले ये फैसले वापस हुए हैं, आपको लगता है कि इसका चुनावी परिणाम पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, हमारा काम किसी को हराना जिताना कभी भी नहीं था, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहे थे, तो इसलिए हमें वो राह पकड़नी पड़ी जिस राह के माध्यम से ये मानते हैं, यानी चुनावी हार। तो जब इनको लगा कि भाई ये चुनाव में तुम हारोगे, तो इन्होंने वापस लिया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा वापसी का, या कितने खुश हैं या दुखी हैं किसान, या और चीजें कितनी मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, जैसे टेनी के इस्तीफे के बारे में क्या होगा, एमएसपी की लीगल गारंटी कब तक, मतलब ये बहुत सवाल अभी बाकी बात है, ये जी वो बातें बाकी है। तो इनकी चाल चरित्र उसको देख करके किसान निर्णय लेगा, लेकिन हम इनका बिल्कुल विरोध कर देंगे या इनका साथ दे देंगे, ऐसा कहना मेरे लिए अभी उचित नहीं होगा। जी जाटव जी, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये जो सरकार ने पहल की है, एक बहस का मुद्दा ये जरूर है कि पहले ही कर देते, लेकिन बहरहाल कर दिया, अब आपको लगता है कि इससे किसान माफ कर देंगे सरकार को, कि जो चाहते थे वो सरकार ने कर दिया, अब गिले शिकवे माफ? इससे 10 करोड़ से ज्यादा छोटा किसान जो उससे लाभान्वित होने वाला था, वो इन सभी नेताओं से, किसान नेताओं से जब ये क्षेत्र में जाएंगे तो पूछेंगे कि तुमने हमारे लिए, जो सरकार ने हमारे लिए जो नीति बनाई थी उसको खंडित क्यों कर दिया, क्यों उसको एकदम धराशायी कर दिया, उसमें सुधार करवाते। आप जाकर के जवाब देंगे, ये जाकर के कहेंगे भाई तुम्हारे लिए जो बना था हमने वो खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये जीत नहीं है, ये किसानों की बहुत बड़ी हार है। और ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई बिल बनते हैं तो उन बिलों में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, बिल्कुल उसको खत्म बिल्कुल। इसीलिए आप इसको हार की तरह, सरकार क्योंकि बड़ी होती है, विराट होती है, सर्वोपरि होती है, इस वजह से सरकार अगर एक खुले मन से समन्वय बना करके समाधान ढूंढने का कोशिश करे और फिर बदलाव लाए और एक सुधार लाए, तो उसमें अगर किसी को आपत्ति होती है तब राजनीति कहलाएगी। लेकिन क्या ऐसा प्रयास हो रहा है? नतीजे पर क्या फर्क पड़ेगा वो हम आगे चल करके देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं अभी। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको अलग अलग इंटरव्यूज लेकर के आएंगे इसी कृषि कानून वापसी, और अब जो घर वापसी हो रही है किसानों की, उस पर सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, ब्रेक के बाद आपको सुना। केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के जाट नेता संजीव बालियान ने एनडीटीवी से कहा है कि आंदोलन खत्म करना उनके लिए भी राहत की बात है। जाट बीजेपी के साथ ही रहेगा और विपक्ष के हाथ से मुद्दा चला गया है। 1 साल किसान आंदोलन को चलते हो चुका था, मैं हर जगह था, हर गांव में हम थे, हमने रैलियां की, हमने मीटिंग की, उनने अपनी बात की, हमने अपनी बात कही। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि अब विपक्ष के हाथ से मुद्दा चला गया। अब हम अपनी सरकार की उपलब्धियों पर फोकस कर पाएंगे, जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हो
या केंद्र सरकार की उपलब्धि है। अभी हमने देखा कि हाल ही में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों की एक साझा रैली हुई है। सपा और आरएलडी का गठबंधन वहाँ हुआ है, कम समय से कहा जा रहा है, तो इसका नुकसान क्या बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल उठाना नहीं पड़ेगा। लोग पूछेंगे 12 से 17 का हिसाब दीजिए अखिलेश बाबू। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब लेने में बहुत माहिर है। तो 12 से 17 में अब तक तो किसान आंदोलन की बातें करते थे, अब कौन सी बातें करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई अच्छी खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश से होगी। लेकिन पहले सब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव में जाटों ने बहुत खुलकर के बीजेपी का सपोर्ट किया था। आपको लगता है कि इस बार ये जो गठबंधन भी हो रहा है, दूसरा किसान आंदोलन, दोनों के चलते बीजेपी को जाटों का नुकसान, नाराजगी उठानी पड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं उठानी पड़ेगी दोस्त, चूंकि वो भी समझते हैं कि इस सरकार ने 17 से 22 के बीच में और केंद्र सरकार ने कितने काम किए, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की हालत थी, क्या कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। हम भी उस सब में से एक हैं। हम सब चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पर विकास हो, बेहतर हो। तो जो विजन भारतीय जनता पार्टी का, वो तो जिस तरह की पार्टी है सपा, वो उनके बारे में क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता कि जाट ज्यादातर इस बार भी हमारे साथ रहेगा। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को तमिलनाडु से दिल्ली लाया जा रहा है। आज सुलूर एयरफोर्स स्टेशन लाने से पहले वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी मौजूद थे। सुलूर एयरबेस से पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली के एयरफोर्स टेक्निकल एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को धौला कुआं मिलिट्री अस्पताल में ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी में किया जाएगा। घटनास्थल ठीक हमारे सामने है। कुहासे की वजह से मैं आपको घटनास्थल को नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ शिव कुमार यहां पर मौजूद थे। यह कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये जो घर बने हुए हैं इसी में इनके भाई रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। शिव कुमार हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन शिव कुमार सिर्फ तमिल बोलते हैं और मुझे तमिल आती नहीं है, तो हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति हैं, वो उनसे सवाल पूछेंगे। இங்க வந்து நான் என்னோட மச்சான் வீட்டுக்காக வந்தேன் நேத்து. நான் வந்து குன்னூர் டவுன்ல இருக்கேன். மச்சான் வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன். என்ன வேலை பண்றீங்க? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है सर। ये शिव कुमार है, इनका ब्रदर का देखने के लिए ये लोकेशन में आया था। वो ये काम कर रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है सर। फिर நீங்க வந்தோடனே என்ன பாத்தீங்க நீங்க? சார் வந்தது மச்சான் வந்து எனக்கு வந்து நான் வந்துகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த வெளில வந்து இங்க வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து மரத்துல மோதி இருக்குனாரு. அப்ப ஸ்பாட்ல நாங்க பக்கத்திலே இருந்தனால நாங்க அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது ஹெலிகாப்டர் வந்து மரத்துல மோதி நல்லா தீ பிடிச்சி ஒரு 20 அடி ஹைட் நெருப்புக்கு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட்। सर ये इनका ब्रदर का घर का आने के बाद में ब्रदर ने बोला इनका हेलीकॉप्टर का वो फायर लग गया। ऐसा लगने के बाद में वो पूछा जाके 20 किलोमीटर से 20 फीट से नीचे गिरने का समय ये देखा हेलीकॉप्टर। फिर क्या देखा? फिर நீங்க எது பாத்தீங்க? அப்ப ஹெலிகாப்டர் பக்கத்துல வந்து நம்ம யாரையும் போக முடியல. ஏன்னா வந்து ஹீட் ஓவர் இருந்துச்சு, உள்ள வந்து கேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து ஃபியூல் எல்லாம் இருந்தனால அது வந்து பஸ்ட் ஆகும், நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ண போறவங்களுக்கு ஏதாவது டேஞ்சர் ஆகுன்ற சூழ்நிலையில வந்து அதுக்கு அடுத்து அந்த ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து வெளியில இருந்து யாராவது வந்து அவுட் சைட்ல ஏதாவது ஜம்ப் பண்ணி போயிருக்காங்களான்ட்டு நாங்க எங்க மச்சான்ட்ட கேட்கும்போது ஆமா 3 பேர் விழுந்தாங்கன்னாங்க. உடனடியாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த விழுந்தவங்களை வந்து லொக்கேட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட்। शिव कुमार जी बोल रहा है वो नजदीक जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। आग लग गया, बहुत हीट था, उसका वजह से वो गैस सिलेंडर भी बर्न होने के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी वजह से नजदीक जाने के लिए बहुत ஆசானி से गया। அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த லொக்கேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்தார். அவரை வந்து அடையாளம் காட்டணும். அடையாளம் பார்த்துட்டு சரி யார் எங்கே, ஏன்னா வேற எல்லா பசங்களும் போக முடியல, என்னால் தனியாக தான் அங்கே உள்ளே போக முடிஞ்சு. போன பின்னால் ஒவ்வொரு 3 பேருமே வந்து ஒரு இடத்துல உயிரோடு இருக்காங்கன்றத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மேலே வந்து பசங்கள்கிட்ட சொன்னேன். உடனடியாக வந்து எங்கள் டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அந்த டைமில் வந்ததும் சார் இந்த மாதிரி 3 பேர் 3 லொக்கேஷனில் இருக்காங்கன்ட்டு அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு தகவலை நான் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன்। एक लोकल इंस्पेक्टर का सडनली बोला है 3 बॉडी गिरा है। 3 बॉडी में एक बॉडी जिंदा के लिए वो फाइट कर रहा था। उसका वजह से तुरंत पुलिस स्टेशन का और फायर डिपार्टमेंट का ये शिव कुमार ने मैसेज दिया। वो बंदा कौन था जो शिव कुमार को बता रहे थे कि उन्होंने पानी भी मांगा था, वो कौन था? अभी आप நீங்க ஒருத்தர பாத்தீங்கல, அவர் உங்களை தண்ணி கேட்டாரு, யார் அவரு? எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்த்ததுமே வந்து அவர் வழியில் பெயினில் வந்து அப்படியே ஃபீல் இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் சார் கூலாக இருங்க சார், ரிலாக்ஸாக இருங்க, நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தான் அவர் திரும்பி பார்த்து நான் சொன்னதை அப்சர்வ் பண்ணி திரும்பி பார்த்துட்டு வாட்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் இருந்த இடம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எமர்ஜென்சியாக மேலே வந்து தண்ணி கொண்டு போக முடியல. உடனடியாக எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கத்தியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த பெட்ஷீட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அவரை தூக்கி நாங்கள் அந்த சீட்டில் பெட்ஷீட்டில் உட்கார வச்சு மேலே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துட்டோம்।
सर ये वो सडनली एक बॉडी के देखा, वो पर्सन जिंदा था, वो पूछ रहा था मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए। मैं बहुत हो गया, सडनली इनका उठा के एक बेडशीट में डाल के साथ साथ लेके आया ऊपर। बाद में அப்புறம் அந்த பாடி யார் அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் கழிஞ்சு தான் நாங்கள் கீழே அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் வந்து என்னோட ஷோல்டரில் தட்டி வந்து அந்த விபின் சாரோட ஃபோட்டோவை காட்டினாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடையாளம் பட்டு 2வது நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணவர் தான் நம்மளோட சீஃப் கமாண்டர் அப்படின்னாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா और ये बोल रहा शिव कुमार बोल रहा था वो बॉडी का दिखाया, सेकंड बॉडी के लेने के समय वो 3 घंटे के बाद में पता चला, एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला इनका ये फोटो दिखा के यही है रावत साहब यही बोला। इनका बहुत फील हो गया, अरे रावत साहब का मैं इतना रिस्की किया है। ये शिव कुमार जी जो हमें कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति को बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, किस तरह से विपिन रावत जी को देखा उन्होंने। इनको इस बात का दुख है कि सब कुछ करने के बाद भी विपिन रावत जी को ये लोग नहीं बचा पाए। इसका शिव कुमार जी को बहुत अफसोस है, अभी भी इनकी आंखें नम है। इसी जगह पे ये हादसा हुआ था जैसा कि हमने पहले बताया, और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति ने जो कि तमिल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने आपको इस पूरे मामले के बारे में ट्रांसलेट करके विस्तार से बताया। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।